पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। क्रेसेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स CSAP, इसके रिजल्ट्स देखें तो इसने 2 रुपए का डिविडेंड दिया है। इसकी इस क्वार्टर की EPS आई है 8.75 और 6 महीने की तकरीबन 13 रुपए, यानी इस क्वार्टर में काफी अच्छा रिजल्ट आया है। अब अगर ट्रेंड में देखें तो इसकी सेल्स इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और ग्रॉस प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी का, यानी कि वो ऑपरेशन से ज़्यादा कमा रही है। ओवरऑल देखें 23 में सिर्फ 2 रुपए की EPS थी और उस हिसाब से 6 महीने में तो काफ़ी अच्छी EPS हो गई है 12-13 रुपए की। 22 में भी कम थी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या सिर्फ ऑपरेशन ही बेहतर हुए हैं या कोई और वजह भी है? तो अगर यहाँ से रिजल्ट्स में देखें तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इसकी देखें इस साल में काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अदर इनकम खास नहीं। तो यही जो बेसिकली इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है, इसने इसको बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। अब अगर देखें कि टोटल इसका प्रॉफिट कितना बन रहा है, तकरीबन 1 बिलियन का, तो उसमें से 760 मिलियन तो सिर्फ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि इस क्वार्टर में बिजनेस तो अच्छा हुआ है, लेकिन प्राइमरीली इतनी ज़्यादा इनकम की वजह इसकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या कोई जो भी इन्वेस्टमेंट इसने की हुई है वो है। वो देखने के लिए कि वो है क्या, हमें अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। तो अकाउंट्स इसको खोल के देख लेते हैं। वो इस क्वार्टर के अवेलेबल नहीं है अभी, तो पिछले क्वार्टर वाले देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी इनकम हुई थी और इस क्वार्टर में भी हुई है। और फिर रिजल्ट आने के बाद वैसे इसको एक दिन तो कैप लगा था, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट जैसा है इसके बारे में सोचा जरूर जा सकता है। पहले एक दफा अकाउंट्स में देख लेते हैं। यह है जी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 17। वैसे हमें पता है क्योंकि हम तो इसके बारे में पहले बता चुके हैं, लेकिन अब आप लोग सारी वीडियो तो नहीं देखते, इसलिए हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए, पता भी लग जाए। तो इसमें असल में इनकी डिविडेंड इनकम प्राइमरीली इनको ज़्यादा मिली, 17.1 है। ये है जी दिस इंक्लूड्स 5523 मिलियन ऑन शरिया कंप्लाइंट। अच्छा छोड़ें इसको, यहाँ पे तफसील इन्होंने दी ही नहीं है। तो फिर हमें अब ये देखना है कि इसकी इन्वेस्टमेंट है कहाँ पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 6 ये देखते हैं। तो ये है जी सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी है 6.1। ये कोई CS कैपिटल है और 6.2 में देख लेते हैं एसोसिएटेड कंपनीज। ये है जी असल में आल्टन एनर्जी। वैसे तो शक्करगंज लिमिटेड में भी इनकी होल्डिंग है। तो आल्टन एनर्जी प्राइमरीली इसमें आपको पता है कि उन्होंने इस साल में 2 बार डिविडेंड दिया हुआ है 621। तो ये तो इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, लेकिन डिविडेंड देख लेते हैं। डिविडेंड नहीं, इसमें आल्टन लिख के सर्च करते हैं। डिविडेंड इनकम फ्रॉम आल्टन एनर्जी 285 मिलियन इनको Q1 में मिला था। अब हम आपको यहाँ पे, अगर आपको देखिए आल्टन एनर्जी के बारे में तो हमारी अलग वीडियो मौजूद है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये दिखा देते हैं। ये देखें जी ALTN में अगर हम जाएं तो इन्होंने ये दिया था डिविडेंड Q1 में, फाइनेंशियल ईयर Q1 में 4.7 रुपए का, और Q2 में फिर इन्होंने डिविडेंड दिया 4.7 रुपए का। यानी कि ये जो 760 आ रहे हैं, इसमें 285 मिलियन तकरीबन पहले क्वार्टर में आल्टन एनर्जी से मिला और उतना ही दूसरे क्वार्टर में मिला। यानी कि सिर्फ आल्टन एनर्जी का जो डिविडेंड है वो तकरीबन 550 मिलियन है। यानी कि जितना भी प्रॉफिट इन्होंने कमाया उसका आधा वो आल्टन एनर्जी से आया है। तो तकरीबन 13 रुपए में से 6 रुपए आल्टन एनर्जी
कि डिविडेंड की वजह से आया है। तो आल्टन एनर्जी मुस्तकबिल में डिविडेंड तो हो सकता है जारी रखें, लेकिन वो उनका यही चक्कर होता है कि जब हुकूमत से पैसे मिलेंगे तो फिर वो देते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि अब वो हर क्वार्टर में इतने ही पैसे दें, जब मिलेंगे वो ज़्यादा दे देंगे, जब नहीं मिलेंगे तो नहीं देंगे। एक दफ़ा उन्होंने, आपको याद होगा, इकट्ठा 18 रुपए का डिविडेंड भी दिया था। वो शेयर ही 20-22 रुपए का ट्रेड कर रहा था और डिविडेंड 18 रुपए का दे दिया था। कहने का मकसद ये है कि अगर वो 6 रुपए आप निकाल भी लें, 6 साढ़े 6 रुपए, फिर भी इस कंपनी की ईपीएस बेहतर हुई है। और जब जब आल्टन एनर्जी से डिविडेंड मिलता रहेगा तो इनकी ईपीएस और अच्छी होती रहेगी और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो अब हम थोड़ी सी असेसमेंट कर लेते हैं। हम थोड़ा सा सेफ होकर असेसमेंट करते हैं कि इसकी जो एनुअल ईपीएस है वो तकरीबन 15 रुपए तक होगी। सिर्फ इस साल के लिए नहीं, ऑन एवरेज हम उसको देख लेते हैं। 15 रुपए की अभी एस्टिमेशन लगाते हैं कि 15 रुपए की ईपीएस अगर इनकी हुई तो उस हिसाब से प्राइस अर्निंग तकरीबन 3 के आसपास बनेगी। अगर पे आउट की हिस्ट्री को देखें तो अभी तो बड़े सालों बाद इन्होंने ये 2 रुपए का डिविडेंड दिया है, वो भी प्रोबेबली एएलटीएन की वजह से ही दिया होगा। लेकिन फिर भी हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि शायद साल में जो है 4 रुपए तक का डिविडेंड दे दें, अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही चलती रहे। ये बहुत ही हाई लेवल अंदाजा है, हिस्ट्री अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है कि अंदाजा भी उतना ही हवा में है, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा तो लगाना पड़ता है। तो अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी चलती रही तो साल में 4 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं और उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड तकरीबन 10% बनेगी। बुक वैल्यू को अगर देखें, इनकी बुक वैल्यू है जी 83 रुपीस, तो बुक वैल्यू भी ज्यादा है। बुक वैल्यू तकरीबन प्राइस से डबल है। देखें, जब इसके Q2 के अकाउंट्स आएंगे फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखनी पड़ेगी कि उसमें डायरेक्टर्स का इसके बारे में क्या ख्याल है, कि क्या वो होपफुल हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए आने वाले क्वार्टर्स में भी। लेकिन बज़ाहिर इसमें ऐसा लग रहा है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स जैसे भी आए, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आने से पहले चांसेस ये हैं कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसकी रिसेंटली ईपीएस बहुत अच्छी आई है। अभी तो मार्केट में प्रेशर है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा नीचे आ गया है। लेकिन अगेन ये हमारे डिविडेंड यील्ड टीयर 1 के ऊपर पूरा नहीं उतरता, टीयर 2 पे भी बहुत ही हवा में बात करें तो उतरेगा। यानी कि अगर वाकई में 4 रुपए का डिविडेंड एनुअली देना शुरू कर दिया तो, जो कि जरूरी नहीं ऐसा हो। लेकिन क्योंकि ईपीएस अच्छी हो रही है और आगे मुस्तकबिल में भी हम उम्मीद रखते हैं कि आल्टन एनर्जी कुछ ना कुछ डिविडेंड जारी रखेगा, अगर हुकूमत से उसको पैसे मिलते रहें, जरूरी नहीं इतना ज्यादा दे, लेकिन कुछ ना कुछ जारी रख सकता है जिनसे इनकी भी कुछ इनकम बनती रहेगी। तो इसको थोड़ा सा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, थोड़ा सा रिस्की शेयर है, लेकिन ऊपर जाने की सलाहियत हो सकती है इसमें। और अगर 5 साल का एनालिसिस इसका करके देखें तो ये 90 तक भी रहा हुआ है और उसके बाद फिर 25 पे आ गया था और अब काफी ऊपर आ गया है। लेकिन अगेन, ग्रोथ वाले शेयर्स में हम बहुत, अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी हो तो बहुत थोड़ी सी करते हैं। अगर ये 40 के आसपास आ जाए तो शायद हम इसमें 1000 शेयर्स लेके रख दें, लेकिन वो ट्रेडिंग के लिए नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। क्योंकि ग्रोथ शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है तो हम वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। आप अपना हिसाब खुद देख लें। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। कोहाट सीमेंट कंपनी, KOHC, अगर इसके रिजल्ट्स को देखें तो डिविडेंड कुछ नहीं दिया, ये इनके हाफ ईयरली का रिजल्ट था। अगर सिर्फ इस क्वार्टर को देखें तो इस क्वार्टर में 11 रुपए की ईपीएस है और पिछले क्वार्टर में भी तकरीबन इतनी ही थी। तो इन्होंने अपनी ईपीएस को मेंटेन किया है। अगर हम ट्रेंड का जायजा लें तो इनकी सेल्स जो हैं वो थोड़ी सी ऊपर नीचे करके तकरीबन बराबर ही चल रही हैं पिछले 5 क्वार्टर से। ग्रॉस प्रॉफिट इस दफा थोड़ा सा कम हुआ है, या समझ लें पिछली दफा थोड़ा ज्यादा हो गया था। और नेट प्रॉफिट भी तकरीबन पिछली दफा के बराबर है, लेकिन पिछले साल से बेहतर है। और ईपीएस को ट्रेंड देखें तो 23 में तकरीबन 29 रुपए की ईपीएस थी, जो 22 से ज्यादा थी, और 24 में लग रहा है उससे ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रही तो साल में तकरीबन 44 रुपए की ईपीएस बन सकती है। 44 रुपए के हिसाब से प्राइस अर्निंग तकरीबन 5 रुपए है।
अगर पे आउट को देखें तो इन्होंने 19 के बाद कोई पे आउट नहीं दिया, तो उस हिसाब से तो फिर ये कंपनी हमारे मुताबिक बिल्कुल फारिग है, क्योंकि हम ऐसी कंपनियों को पसंद नहीं करते जो डिविडेंड नहीं देते, बल्कि अच्छा डिविडेंड नहीं देते। और अगर बुक वैल्यू फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने तो असेसमेंट करनी है। बुक वैल्यू 171 रुपये है और बुक वैल्यू से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये अपने हाई पे ही चल रहा है। इसमें असल में वो बायबैक के बाद ये काफ़ी ऊपर निकल गया है, लेकिन फिर भी अच्छी ईपीएस होने के बावजूद भी हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे यहाँ से 400 रुपये पे चला जाए, क्योंकि हम ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते जो डिविडेंड नहीं देते, अनलेस के कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ रही हों कि मुस्तकबिल में अच्छा डिविडेंड देना शुरू कर देंगे, या उनकी ईपीएस बहुत ज़्यादा हो रही है और प्राइस बहुत कम है, तो फिर उसका थोड़ा सा देख सकते हैं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसा पहले कहा कि बहुत कम, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट। हब पावर की बात करें अब, तो हब पावर HUBC, इसके जब रिजल्ट्स आए तो उसके बाद से थोड़ा सा डाउनफॉल में है, तो रिजल्ट्स का जायजा ले लेते हैं। क्वार्टर 2 में 4 रुपए का डिविडेंड दिया और क्वार्टर 1 में 5 रुपए का दिया, इसका मतलब है 6 महीने में 9 रुपए का डिविडेंड दिया। अगर ईपीएस को देखें तो इस महीने की ईपीएस इनकी काफ़ी ज़्यादा हुई है, 8.38। पिछली दफ़ा 3 रुपए थी, तो वो तकरीबन 11.5 रुपए हो गई है, जो कि अच्छी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट तो इनका उतना ही है पिछली दफ़ा जितना, इसका मतलब है कोई अदर इनकम हुई होगी, और ये देखें जी अदर इनकम इनकी हुई है। इसके ऊपर अभी इनके अकाउंट्स नहीं आए कि हम ये देख सकें कि किस चीज़ की अदर इनकम है, लेकिन इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं और प्रॉबली इनको वहाँ से शायद डिविडेंड मिला हो, लेकिन फिर भी इनकम आ रही है तो अच्छी बात है। तो अब इसका अगर ट्रेंड देखें तो इनकी सेल्स तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ है, नेट प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ हुआ है, लेकिन इसमें जैसे हमने बताया अदर इनकम का कमाल था, तो नेट प्रॉफिट अगली दफ़ा शायद थोड़ा नीचे हो जाए अगर वो इनकम जारी ना रही तो। ईपीएस इस दफ़ा बेहतर हुआ है, बीच में थोड़ा थोड़ा नीचे भी हो जाता है, और डिविडेंड भी अब हर क्वार्टर पे कुछ ना कुछ दे रहे हैं। 22 में इन्होंने ईपीएस इनका था 16 रुपए, लेकिन डिविडेंड अच्छा नहीं दिया, साढ़े छः रुपए का। लेकिन 23 में 24 रुपए की अर्निंग थी और 30 रुपए का डिविडेंड दिया। इसका मतलब यह है कि 22 में शायद हुकूमत से पैसे ना मिल रहे हों और जब बाद में मिले हैं तो इन्होंने ज्यादा दे दिया, तो ये एक अच्छी बात है कि जब ईपीएस ज्यादा होगा ये ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। तो अगर एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो यहाँ से जरूरी नहीं इस साल 30 रुपए की अर्निंग हो, लेकिन 22-23 रुपए की अर्निंग हो सकती है और डिविडेंड भी 18 से 20 रुपए का हो सकता है। तो इसमें अगर 22-23 रुपए की अर्निंग होगी तो प्राइस अर्निंग तो इसकी बनेगी तकरीबन 5, और अगर अगर 18 रुपए का भी डिविडेंड होता है तो तकरीबन 16-17% डिविडेंड यील्ड बन रही है। लेकिन बीच में अगर पुराने पैसे मिले तो कोई पता नहीं है डिविडेंड थोड़ा ज्यादा भी दे दें, और उस हिसाब से हमारे टीयर 2 में उतरता है। बाकी वो एक अलग कहानी है कि कई दफा मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, फिर भी शेयर को बेच के उसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और जब लोग भी बेच देते हैं तो फिर से उसको दोबारा उठा लिया जाता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो इसको, तो अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए और यहाँ पे लिया जा सकता है। ऑल्दो ये पिछले कुछ अरसे में काफी ऊपर आ गया है, लेकिन ये एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है। लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू लेके इसमें पोजीशन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसकी वैसे अगर बुक वैल्यू को देखना चाहें तो बुक वैल्यू इसकी 136 रुपये है, और अगर इसका ट्रेंड देखें पिछले 5 साल का, तो अभी ये अपने हाईएस्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, बल्कि नीचे आ गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ से 100 रुपये पे चला जाता है वहां से थोड़ा और भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और भी कंपनीज हैं जो अच्छा डिविडेंड देती हैं जिनकी ऐसी यील्ड है, तो उसमें भी कुछ कुछ डालना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर 1 रुपए का माने पे आप इसके शेयर्स खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि जब प्लेयर्स का मूड हो तो किसी भी शेयर को ऊपर भी कहीं पे लेके जा सकते हैं और नीचे भी कहीं पे ला सकते हैं, तो वो आप देख लें, लेकिन ये शेयर अच्छा है। डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड, DOL डॉल, अब ये इसकी पोजीशन को इतनी अच्छी नहीं चल रही। इसके अगर रिजल्ट्स का जायजा लें तो दिया दिलाया कुछ नहीं। इस क्वार्टर में इसकी अर्निंग काफी कम हो गई है, 38 पैसे है,
और पिछले क्वार्टर में काफ़ी इससे बेहतर थी। वैसे तो इतनी अच्छी नहीं थी, पर इससे बेहतर थी। अगर इसके ट्रेंड को देखें, तो ट्रेंड में देखें तो इनकी सेल्स थोड़ी-थोड़ी ड्रॉप हो रही हैं। ये केमिकल कंपनी है और हमें जो लगता है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को केमिकल प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वैसे ही पट्टा बैठा हुआ है इस वक्त, तो शायद इस वजह से ये भी प्रॉब्लम्स में है। ग्रॉस प्रॉफिट भी इसका कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो ओवरऑल लेकिन 23 में इसकी ईपीएस बहुत अच्छी हुई थी, हमें नहीं पता क्या इन्होंने ऐसा किया था, और 8 रुपए की ईपीएस थी और 4 रुपए का डिविडेंड दिया, तो वहां से ये शेयर में तेजी बन रही थी और ये अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी Q124 की ईपीएस आई, उसमें काफी ड्रॉप आया, तो हमारा इसमें से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया था, वरना पहले हम इसको थोड़ा बहुत फॉलो करते थे। और Q2 का रिजल्ट तो बहुत ही बुरा आया है। उस हिसाब से फंडामेंटली तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये और बात है, जो लोग फंडामेंटल्स देखते नहीं हैं, सिर्फ टेक्निकल्स देखते हैं, वो लेवल्स पे ऊपर नीचे, वो लेवल्स पे डोल को कहते रहते होंगे भाई ये लेवल भी इसका अच्छा है, ये वाला लेवल भी अच्छा है, 24 भी अच्छा था, 23 भी अच्छा था, 22 भी अच्छा था, 21 भी अच्छा था, और ये कोई पता नहीं अपने फंडामेंटल्स और ईपीएस वीक होने की वजह से कहाँ पे चला जाए। तो हमारा इस पे से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसलिए ईपीएस की, डिविडेंड यील्ड्स, इनकी असेसमेंट करना लाजमी होती है। टेक्निकल से इन चीज़ों की समझ नहीं आती। टेक्निकल से हमारा एक्सपीरियंस तो यही है कि आम बंदा सिर्फ नुकसान ही उठाता है। अब देख लेते हैं जी इसकी, अगर बुक वैल्यू क्या रही। बुक वैल्यू इसकी 18 है, बुक वैल्यू भी अच्छी नहीं है। और पे आउट भी जैसे कहा कि पिछले साल अच्छा हो गया था, उससे पहले भी क्योंकि इतना नहीं कमाते थे पहले से, तो थोड़ा ही देते थे। तो अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें, तो ये 2020 में इसमें गेम डली थी कोई, जिससे 46 पे ले गए थे और उसके बाद इसको 16 पे ले आए। तो यही वो स्टॉक मार्केट की गेम्स होती हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। और फिर ये 27 तक भी गया था, लेकिन अब ये फिर 20 पे आ गया है। और जो इसकी परफॉर्मेंस है, कोई पता नहीं फिर 15 पे ले जाए। तो ना ही इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और ना ही इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट है। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।